नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि खरीफ का सीज़न शुरू हो चुका है और सरकार खरीफ के फसलों की एमएसपी क्या होगी ये खरीफ की फसल की बुआई होने से पहले डिक्लेयर कर देती है, जिससे किसान ये जान सके कि कौन सी फसल बोने पर उनको अधिक लाभ होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग यही एमएसपी के विषय में ही जानने वाले हैं कि आखिर एमएसपी क्या होता है, भारत में एमएसपी कब शुरू किया गया, उसके अतिरिक्त कौन सी संस्था भारत में एमएसपी का निर्धारण करती है, साथ ही अभी कितनी फसलें एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, उसके अतिरिक्त किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सरकार एमएसपी तय करती है और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर एमएसपी का क्या प्रभाव है, इन सभी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। या न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित वह धनराशि होती है जिससे कम कीमत पर अनाज या अन्य फसलें नहीं खरीदी जा सकती हैं। यहाँ पर सारी फसलें नहीं आती हैं, यहाँ पर सरकार ने कुछ फसलों का निर्धारण या श्रेणीक्रम किया हुआ है। इन्हीं फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदती है। तो आखिर सरकार इन्हें एमएसपी पर खरीदती क्यों है? हम ये जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है उसका बहुत सा प्रतिशत जो है अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहता है और उनके पास वो क्षमता नहीं है जहां पर वो मार्केट वैल्यू के आधार पर अनाज को खरीद सकें। तो सरकार कम रेट पर उनको वो अनाज मुहैया कराती है जिससे उनकी आजीविका चल सके। तो भारत में एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है? 1965 में एक संस्था बनाई गई थी, CAPC, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। इसका काम होता है कि जिन फसलों को श्रेणीबद्ध किया गया है उन फसलों का एक न्यूनतम मूल्य तय करे। भारत में सबसे पहले 1966-67 के दौरान गेहूं के लिए एमएसपी जारी किया गया था और जब भारत सरकार ने इसकी सफलता को देखा, क्योंकि जब किसानों को एक निश्चित धनराशि मिलनी शुरू हो गई तो उनकी आजीविका सुधरने लगी, तो भारतीय सरकार ने अन्य फसलों को भी धीमे धीमे करके इसमें जोड़ना शुरू किया। इस समय की बात करें तो टोटल 23 फसलें एमएसपी के दायरे में आती हैं। उन फसलों के विषय में मैं आपको बता देता हूं। इन 23 फसलों में 7 फसल जो हैं वो अनाज की हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा और जौ आते हैं। इसके बाद 5 दलहन फसल हैं जिसमें चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर आते हैं। फिर बात करें तिलहन फसलों की तो 7 तिलहन फसलें आती हैं जिसमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, नाइजर सीड, सैफफ्लावर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त 4 व्यावसायिक फसलें भी हैं जिसमें नारियल, कपास, गन्ना और जूट आते हैं। सरकार इनका एमएसपी इनकी बुआई से पहले डिक्लेयर करती है कि इस बार सरकार जो है वो किस वैल्यू पर किसानों से फसल को खरीदेगी। अब यहाँ पर दूसरी जो चीज़ है जो हम लोग को जाननी है कि क्या CAPC इसको फिक्स कर देता है, तो यहाँ पर ये जानिए कि CAPC इसका निर्धारण करता है कि किस रेट पर अनाज खरीदे जाएंगे और जब सरकार के पास यह निर्धारण की लिस्ट जो है वो पहुंचती है तब सरकार यह डिसाइड करती है कि आखिर इस रेट पर हमें फसल खरीदनी है या नहीं। तो अंतिम निर्णय हमेशा यहाँ पर सरकार का होता है। तो दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि क्या एमएसपी पर जो फसलें बिक रही हैं, एमएसपी पर जो हमारी फसलें बिक रही हैं, क्या किसान उन्हें बाहर नहीं बेच सकता? तो बिल्कुल बेच सकता है। किसान के पास ये अधिकार होता है कि वह चाहे तो सरकारी मंडियों में अपना अनाज बेचे या तो बाहर वह व्यापारिक वर्ग को भी अपना अनाज बेच सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक निकल के आती है कि जो व्यापारिक वर्ग है वो हो सकता है कि एमएसपी पे खरीदे, हो सकता है ना खरीदे, ऐसा कोई नियम या कानून यहाँ पर हमारे यहाँ अभी ऐसा नहीं बना हुआ है। तो एमएसपी का निर्धारण CAPC करती है और इसको ऑथेंटिकेट करती है सरकार की एक नोटरी। तो सरकार नोटरी जारी करती है, उसके बाद वो चीज़ डिक्लेयर हो जाती है। अब जो अगला एक हमारे पास सवाल आता है कि जो एमएसपी का निर्धारण आखिर किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो 2004 में एक कमेटी बनाई गई थी, स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी ने यह कहा था कि जिन फसलों को एमएसपी पे खरीदा जा रहा है उन फसलों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस प्रोडक्शन कॉस्ट के 1.5 गुना पर ही हम कम से कम 1.5 गुना पर ही फसल खरीदी जाए। तो 2004 में यह कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट को 2018-19 के बजट सेशन के दौरान
भारतीय सरकार ने एक्सेप्ट किया और जिन फसलों को एमएसपी पर रखा गया, कम से कम उनके प्रोडक्शन के 1.5 गुना के प्राइस पर उसको सरकार खरीदती है। जैसे अभी जो 2021 और 22 के खरीफ का हमारे पास एमएसपी का डेटा आया है, जो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो फसलें हैं उनका जो प्राइस है वो उनके प्रोडक्शन कॉस्ट का 1.5 गुना मिल रहा है। तो कम से कम 1.5 गुना देना है। तो स्वामीनाथन कमेटी जो है उसने यह रिपोर्ट पब्लिश की थी और उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया। उनकी सिफारिशों को भारतीय सरकार ने 18-19 के बजट सेशन के दौरान एक्सेप्ट किया। अब एमएसपी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था पर एमएसपी का अभी तक एक अच्छा प्रभाव देखने को मिला है और यह अच्छा प्रभाव यह है कि किसानों को कम से कम उतना पैसा मिल जाता है उनके प्रोडक्शन का जिससे उनकी आजीविका चल सके। यह तो एक इसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो हमको आज के दौर पे देखने को मिलता है, लेकिन यही पॉजिटिव उसका निगेटिव भी बन जाता है। कारण क्या है कि भारत में अगर हम जोतों की संख्या देखें तो छोटे जोत बहुत ज्यादा है, मतलब कम एरिया में एग्रीकल्चर करने वाले किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है और सरकारी मंडियां गांव-गांव नहीं घूमती हैं। तो इन किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको अनाज लेकर सरकारी मंडियों तक जाना पड़ता है। छोटे जोत के किसानों के पास जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनका प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। इस वजह से जब वो मार्केट, जो सरकारी मंडी है, वहां पर लेकर अपने अनाज को या फसल को पहुंचते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से उनको लाभ जो है कम होता है। तब छोटे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, वो जो उस एरिया के बिचौलिए या जो बड़े किसान होते हैं उनको अपनी फसल बेच देते हैं और जब उनको अपनी फसल बेचते हैं तो उनको कम प्राइस मिलता है। इससे जो छोटे जोत के किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हमें दिखाई नहीं दे रहा है। भारत की बात करें तो पंजाब और हरियाणा की जो मंडियां हैं, पंजाब और हरियाणा की मंडियों की व्यवस्था काफी बेहतर है और वहां पर बड़े जोत के किसानों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनकी जो स्थिति है वो काफी सुधर गई है एमएसपी के कारण। लेकिन जो हमारे बाकी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पे छोटे जोत के किसान बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर मंडियों की जो व्यवस्था है वो भी उतनी सुदृढ़ नहीं है। इस वजह से यहाँ के किसान आज भी अभावग्रस्त हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि एमएसपी का एक बहुत बड़ा रोल है और भारतीय सरकार को यहाँ पर यह काम जरूर करना चाहिए कि वो मंडियों की जो उपलब्धता है उसको काफी अच्छे से सुनिश्चित कर सकें, जिससे छोटे जोत के किसानों को भी फायदा हो सके। एक मैं यहाँ पे आपको ट्रिविया देना चाहता हूँ कि भारत में भारतीय सरकार तो 23 फसलों को श्रेणीबद्ध किया है जो एमएसपी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन क्या सब्जियों में एमएसपी लागू है? भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल में सब्जियों पर एमएसपी लागू किया गया है। इससे वहां पर जो सब्जी की उत्पाद करने वाले किसान हैं उनको काफी फायदा हुआ है। हरियाणा भी इस क्रम में आगे बढ़ रहा है और वह भी सर्वे करवा रहा है कि क्या सब्जी पर एमएसपी लागू की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो अगर ये एमएसपी लागू होगी तो तब हरियाणा सरकार एक नए क्रम में आगे बढ़ेगी और एमएसपी की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है। इसके अपने फायदे हैं और अपने नुकसान तो हैं। भारतीय सरकार पर बोझ बढ़ता है। कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट में किसी प्रोड्यूस की वैल्यू इतनी गिर जाती है तब भी सरकार को एमएसपी पर खरीदना पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। लेकिन इससे किसानों को फायदा होता है और वो अगले साल फसल लगाने के लिए तैयार रहते हैं जब उन्हें एमएसपी, क्योंकि कम से कम वो 1.5 गुना है एमएसपी पर जब कोई फसल खरीदी जाती है। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो फसलें हैं उनका उचित मूल्य किसानों को मिल सके, अन्यथा भारत की अर्थव्यवस्था के अधिकतर लोग कृषि पर ही आधारित हैं, वो अर्थव्यवस्था का वो जो पूरा सेक्शन है वो चरमरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में हम लोगों ने कई बातें करी जो कि भारतीय कृषि और एमएसपी से संबंधित थी। एमएसपी का क्या प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, इस पर भी हम लोगों ने आज चर्चा की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।